तो आपको बता दें कि बीरनपुर में कुछ दिनों पहले एक हिंसा हुई थी। सबसे पहले साहू समाज के एक व्यक्ति की हत्या हो गई और उसके बाद यहां हिंसा ज्यादा भड़क गई, जिसमें दूसरे समाज के 2 से 3 लोगों की मौत हुई थी। कुछ घरों को आग लगा दिया गया। आग लगाने के दौरान घर में विस्फोट का भी तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी। हमारे संवाददाता शिवम का इस दौरान सिर फट गया था, उन्हें जोर से आकर के पत्थर लगा था, लेकिन हमारे संवाददाता आज फिर पहुंचे, उसी प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे और उस खबर को दोबारा कवर भी किया। ये अलग बात थी कि हमने उनसे निवेदन किया था कि वो उन्हें हिदायत भी दी थी कि वो सुरक्षा के साथ जाएं, लेकिन सियासत में कहीं भी कोई कमी नहीं आ रही है। आपको बीजेपी और बीजेपी के जो 2 बड़े नेता आज पहुंचे थे प्रतिनिधिमंडल के साथ पीड़ित परिवार से मिलने, रमन सिंह और नारायण चंदेल, उन्होंने क्या कहा है ये सुनाते हैं। बीरनपुर को छावनी बना के रखा गया है, किस प्रकार आतंकित किया जा रहा है और जो नाम इन लोगों ने दिया है, जिन लोगों के अपराधी हैं, पहले दिन से ही उन्होंने 41 नाम दिया है। उस 41 लोगों में 11 लोगों पे ही कार्रवाई हुई, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है, खुला घूम रहे हैं। और जो आइडेंटिफाइड लोग हैं उनको भी कार्रवाई नहीं हुआ, बल्कि दूसरे पक्ष से जोगनेश्वर के साहू के साथ वाले लोग और उनके परिवारजन या साहू समाज या अन्य समाज के लोग जो हैं, उनके ऊपर पूरे 36 से ज्यादा केस बन चुके हैं। और जिस प्रकार ये केस बना रहे हैं, रोज बना रहे हैं, एक प्रकार से आतंकित करने की कार्रवाई हो रही है। एक हमारे साहू समाज के भाई, उनकी हत्या हो गई, यहाँ पर मात्र 10 लाख रुपए जी। तो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के लोगों की पीड़ा नहीं समझ पा रहा है, उनका दर्द नहीं समझ पा रहा है। उत्तर प्रदेश में 50 लाख, छत्तीसगढ़ में 10 लाख, और आज तक मुख्यमंत्री जी को इस गांव में आने की फुर्सत नहीं मिली। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं, जिनका ये निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ पर आने की उनको फुर्सत नहीं मिली। ये संवेदनहीनता का ज्वलंत प्रमाण है। और आइए अब सुनते हैं भूपेश बघेल, सीएम भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं बीजेपी के आरोपों पर। जाने आने में कोई रोक नहीं है, लेकिन वहाँ 144 धारा शायद लगा है, तो उस नियम का पालन करना चाहिए। जाने आने में कोई रोक नहीं है, लेकिन वहाँ 144 धारा शायद लगा है, तो उस नियम का पालन करना चाहिए। और आइए अब आपको हमारे आज के सवाल दिखाते हैं। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। सवाल क्या है? बीजेपी ने बीरनपुर में फिर हमला बोला, क्या हिंदू वोट के लिए मोर्चा खोला? ये कह रही है कांग्रेस। कांग्रेस का सीधा निशाना, बीजेपी वोट के लिए चाहती है मजहबी तनाव भड़काना। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। कब थमेगी सांप्रदायिक हिंसा की आग? बीजेपी को बीरनपुर से क्या मिलेगा सियासी लाभ? ये भी पूछा जा रहा है। चुनाव से पहले बदलेगा छत्तीसगढ़ का सियासी फंडा? क्या 2023 में चलेगा सिर्फ धार्मिक एजेंडा? क्या भूपेश बघेल सरकार जो दावा कर रही थी और बीजेपी जो कह रही थी कि यहाँ धार्मिक सांप्रदायिक सौहार्द ठीक नहीं है, क्या वो एस्टेब्लिश हो रहा है? बीजेपी क्या इसमें कामयाब हुई है? क्योंकि हिंसाएं हुई हैं, दंगे हुए हैं, और इन्हें लेकर के क्या बीजेपी अपनी बात को साबित कर पाई है? और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुख कर लेता हूं उन मेहमानों का। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित साहू जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो आपकी बात में। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़े हुए हैं। नितिन जी, वेलकम टू माय शो। सबसे पहले मैं जाता हूं नितिन जी, आपके पास आता हूं। मुझे ये बताइए, देखिए बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं नारायण चंदेल साहब, और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि अभी तक विधायक, मंत्री, कोई भी जो साहू समाज के व्यक्ति जिसकी मौत हुई थी, जिसकी हत्या हुई थी, उनसे मिलने नहीं पहुंचा है। असंवेदनशील आप प्रशासन और शासन आपको कहा जा रहा है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब कुछ होता है तो आप 50 लाख का मुआवजा दे देते हैं, छत्तीसगढ़ में कुछ होता है तो छत्तीसगढ़िया के लिए सिर्फ 10 लाख का मुआवजा। दोनों सवालों के जवाब चाहता हूं सर। के पास अभिलाष जी कोई काम धंधा है नहीं, मुद्दे हैं नहीं। ये टोटली अपनी चेहरे को, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए प्रदेश में घूम रहे हैं। भाजपा की स्थिति एक गिद्ध के जैसी हो गई है। गिद्ध जिस प्रकार लाशों पे मंडराता है, उस प्रकार ये लाशों पे ही राजनीति करने की बात करते हैं। चाहे
2-3 दिन पहले दंतेवाड़ा में जो हमारे जवान शहीद हुए उस विषय पर हो, चाहे बीरनपुर की बात हो, जब शांति व्यवस्था कायम हो चुकी है, जब सारी चीजें वेल सेटल है और वहां पर सिर्फ चीजें व्यवस्थित रहें और जब तक पूरा मामला एकदम क्लियर न हो जाए तब तक धारा 144 लगाया गया, वो सुरक्षा के लिए लगाया गया है। सारे धर्मों के लोगों की, धर्म गुरुओं की, संप्रदाय के लोगों की बैठाकर प्रशासन ने मीटिंग करवाई है। मीटिंग में सारे लोगों ने एक दूसरे का सम्मान किया है और आगे इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हो, इस प्रकार वादा भी किया। भाजपा चाहती ही नहीं है शांति व्यवस्था बनी रहे। बीरनपुर में जो घटना घटी बहुत छोटे से मुद्दे पर जो है वो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ, जो कि नहीं होना था। इसमें इन्हीं लोगों की करतूत थी। एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने शांति व्यवस्था बनाए रखो ये अपील नहीं की। हम लोग सारे टीवी चैनल्स के डिबेट में हाथ जोड़ते रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते रहे, हमारे मंत्री बोलते रहे कि शांति व्यवस्था कायम रहे, शांति व्यवस्था बनाए रखो, सब निवेदन करते रहे। वो भाजपा ने नहीं किया। भाजपा ने क्या किया? प्रदेश बंद का आह्वान किया उस घटना को लेकर और पूरे प्रदेश में हिंसा फैलाने की कोशिश की। बसों में पत्थर मारे, झोपड़ी जला दी, लोगों के साथ बदसलूकी की। ऑटो रिक्शा में कुछ लोग जा रहे थे, उनको सवारियों को उतारकर ऑटो रिक्शा की हवा निकाल दी। ऐसे कई घटनाएं वहां पर घटी। तो ये नहीं चाहते थे कि शांति व्यवस्था कायम हो। ठीक है, अभी ये क्यों गए? ठीक है नितिन जी, आपके बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं 50 लाख का मुआवजा यूपी में, 10 लाख का मुआवजा छत्तीसगढ़ में, एक भी विधायक या मंत्री आपका, अगर आप कह रहे हैं कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी तो कम से कम शोक संवेदनाएं देने तो जा सकता था, वो नहीं गए। इन दोनों मामलों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? हम इस मामले पे जी अभिलाष जी, हम इस मामले पर राजनीति नहीं चाहते थे। हम नहीं गए, हमने इन्हें भी जाने से रोका। वहां की स्थिति और वहां की परिस्थितियों से लगातार मिनट टू मिनट मुख्यमंत्री जी लाइन अप कर रहे थे, अवगत थे, गृह मंत्री जी लगे हुए थे, डीजीपी, पूरा शासन प्रशासन बिल्कुल गिद्ध जैसी नजर लगा के हम वहां पर बैठे थे कि कहां पर क्या स्थिति हो रही है और कैसे इसको नियंत्रित किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल पीड़ित परिवार के सदस्यों से, परिवारजनों से टेलीफोन पे बात भी की, उन्हें सांत्वना भी दिया और उन्हें कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर। पर भारतीय जनता पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो अभी इस मतलब वहां जाकर बीरनपुर में क्या करने गए? जब सारी चीजें ठीक हैं तो वहां पर जाकर आप क्या चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि वो मैं उनसे पूछ लेता हूं पर आप आकर जो है, और वो क्या चीजें, क्योंकि 40 लोगों के नाम दिए, 11 पर FIR दर्ज हुई, साहू समाज के लोगों पर 36 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए। मैं मानता हूं ये सब चीजें इस पर विस्तृत रूप से इन्वेस्टिगेशन अभिलाष जी चल रही है और लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। कानून अपना काम कर रहा है, अमित साहू जी के पास कानून अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है और स्थितियां जो संभली है इसके लिए प्रशासन और पुलिस को हमको सैल्यूट करना चाहिए कि इतनी गंभीर स्थिति को इन्होंने इतने अच्छे तरीके से नियंत्रित। ठीक है अमित साहू जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे को सेट करने के लिए बार बार बीजेपी वहां पर जा रही है? अगर संवेदनाएं व्यक्त करना था तो 4-4, 5-5 लोग जाकर के मिल सकते थे, लेकिन चूंकि ये मीडिया की सुर्खियां बने, थोड़ा सा पिछली बार की तरह कुछ विवाद हो जाए, बैरिकेडिंग टूट जाए, अच्छी तस्वीरें निकलकर शाम को सामने आ जाएं, ये भी मकसद है क्या? दोनों ही काम एक साथ चल रहे हैं क्या? देखिए, मकसद तो सिर्फ यही है कि वहां पर रह रहे हिंदुओं की रक्षा करना, वहां पे हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार को बंद कराना, मकसद तो सिर्फ यही है जी। आज बीरनपुर जाने का मामला आपने पूछा तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बीरनपुर इसलिए गई थी क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर जो हत्या हुई उसे तो प्रशासन रोक नहीं पाया और न ही यहाँ के असंवेदनशील मुख्यमंत्री, सीधा तो मैं कहता हूं, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि पीड़ित परिवार से जाकर मिले। गृह मंत्री, हमारे राज्य का गृह मंत्री, चूंकि उनका संभाग है और संभाग से 5-5 मंत्री आते हैं, एक भी मंत्रियों ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की और हिम्मत भी नहीं जुटाई। और तो मैं सीधा कहता हूं कि अगर वहां पर भुवनेश्वर साहू के जगह कोई जिहादी कौम का लड़का जिसकी हत्या हुई रहती तो पूरा का पूरा कांग्रेस वहां जाके घड़ियाली आंसू बहाते रहता, मगर वहां तो एक हिंदू की जान गई है। वहां पर मुसलमानों को बचाने के नाम से कांग्रेस जो है वहां से अपना कन्नी काट
चुका है। अब आप सुन लीजिए, आपने बोला हमने कुछ नहीं कहा, आपको सुनना पड़ेगा, स्वीकार करेंगे। अरे आपको अगर राजनीति करनी है तो आप जाके उत्तर प्रदेश में जाकर लखीमपुर खीरी में जाके आप राजनीति करोगे। आप लोग वहाँ पे गाड़ियाँ चढ़ा दोगे, आप मगर छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री का दावा करते हो, राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ियाँ चढ़ा दी, छत्तीसगढ़िया कर दी, गैर छत्तीसगढ़िया था, क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री? बोले भाई, क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री? अरे क्यों नहीं गए आपके विधायक और मंत्री? गए हैं भाई, में आता है, देखा है छत्तीसगढ़। आप लोगों ने क्या मोतियाबिंद का चश्मा पहना, ठीक है अमित जी, देख लिया। ठीक है नितिन जी, अमित जी मैं उचित जी के पास आऊंगा। वालों की हिमाकत करो, आपको परवाह नहीं है टोपी वालों की करो। ठीक है, एक मिनट में मैं उचित जी के पास आता हूँ। उचित जी ने हमें ज्वाइन किया, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, जनता देख रही है। ठीक है अमित जी प्लीज, अमित जी प्लीज, मैं उचित जी को वेलकम करता हूँ। उचित जी ने हमें ज्वाइन किया, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। उचित जी, मैं जानना चाहता हूँ, क्या छत्तीसगढ़ के 2023 का जो चुनाव होना था, जो अब से 1-1.5 महीने पहले तक लग रहा था कि शायद पिछले काम और अभी के काम के बीच में तुलना होगी, क्या ये पिच शिफ्ट हो गई है अब? और यहाँ पर हम हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति भी देखेंगे छत्तीसगढ़ में पहली बार। क्या ये फैक्टर वोट को प्रभावित करने जा रहा है? सर, सीधा सवाल मेरा। सीधा जवाब है कि ये कोशिश की जा रही है अभिलाष जी। ये बात सत्य है कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए धार्मिक लोगों की आवश्यकता नहीं, राजनीतिक उलेमाओं की जरूरत होती है, और वो अपना रोल अदा कर रहे हैं जी। भावनाओं की आग जो भड़काई जाती है वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए भड़काई जाती है, उसमें अपने वादे इरादे अपनी प्लानिंग की राल डाली जाती है, तब ये धार्मिक भावनाएं बिगड़ती है। ये असल सत्य है विलास जी। ये खासकर आप विपक्ष की बात कर रहे हैं तो कोशिश कोई भी हो, प्रयास कोई भी हो, वो अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। चूक सत्ता पक्ष से नहीं हुई है, बहुत सारी चीजें जो रिपोर्टें निकल के आई है कि बहुत शुरुआती दौर में, अभी मैं नहीं कह रहा हूँ जांच शुरू है, लेकिन जो शुरुआती दौर में है पुलिस की, प्रशासन की, जिला प्रशासन की नाकामयाबी की वजह से वो चीजें घटनाएं हुई है, ये बात सत्य है। जो पिता के जिसकी मृत्यु हुई, उनके पिता का जो पहला बयान आया वो भी शमशान घाट से यही आया कि पुलिस विभाग को पहले भी इत्तला कर चुके थे, विधायक को पहले इत्तला कर चुके थे। थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे प्लीज। जी, उनके साथ वो इत्तला कर चुके थे, बावजूद उनके वो चीजें नहीं सॉल्व हो पा रही थी। तो नो डाउट कि अभी जो हिंदू और मुस्लिम की जो चीज है, 80-20 की जो बातें है, जो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखे तो कभी भी वो गौण रही है, वो बातें कभी छत्तीसगढ़ में काम नहीं कर पाई। वो गोलबंदी करने का ये बिल्कुल निश्चित तौर पे इनका राजनीतिक प्रयास होगा, जाति का, धर्म का, आंकड़े का, पिछड़ों का, और हिंदू का, मुस्लिम का, क्रिश्चियन का, आरक्षण का और धर्म परिवर्तन का, ये तमाम वो मुद्दे होंगे और इस पे गोलबंदी की जाएगी और इस पे विपक्ष द्वारा इनको घेरा जाएगा। लेकिन कभी भी छत्तीसगढ़ इन सब चीजों से अछूता रहा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति अगर आप देखें 2000 से, तो कभी भी जातिगत आधार पे कभी इस तरीके की गोलबंदी हुई नहीं। हमारे यहाँ तो ये आलम है कि जहाँ पे ट्राइब ज्यादा है, जहाँ पे हिंदू ज्यादा है, वहाँ से मुस्लिम लोग भी जीत के आते हैं, वो भी बहुत रिकॉर्ड मतों से जीत के आते हैं। ये धार्मिक सौहार्द बहुत अच्छा है छत्तीसगढ़ का विलास, आप ये कह सकते हैं जी। लेकिन वहीं पे ये कोशिशें भी, राजनीतिक कोशिशें जारी है कि इस तरीके के माहौल बिगाड़ के हम धार्मिक भावनाओं को भड़का के हम गोलबंदी करने की कोशिश करके राजनीतिक कोशिश की जा रही है, ये बात में सत्यता है। ठीक है। और वही जो सत्ता पक्ष से चूक हुई है, चाहे वो सीएम हाउस के द्वारा कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, उनके माता पिता से मुलाकात नहीं हुई है, विधायक जो लोकल विधायक है वो उनसे पहले ही नहीं मिले, तो उनके पास शिकायतें आ चुकी थी, उनके कई ऐसे अपुष्ट बयान भी आए कि उस तरफ मैं क्यों जाऊं कि वो मेरे वोटर नहीं है या वो मुझे वोट नहीं देते। इस तरीके की कई अपुष्ट बातें आई निकल के कि जो हम दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो सुनने में आए जब वो गांव पे विजिट करे तो उन सबको मालूम था। और ये घटना मैं बहुत ही लाइटली इसको लिया गया है शुरुआती दौर। ठीक है, बिल्कुल। अब जरा तस्वीरें हम एक बार दिखा देंगे, सारी तस्वीरों को हम फुल स्क्रीन भी दिखाएंगे। और मैं आ रहा हूं नितिन भंसाली जी आपके पास। नितिन जी देखिए, बीजेपी ने 4 साल तक कोशिश की कि आपको आपके होम ग्राउंड से खींच करके अपनी पिच में लेकर के आया जाए। 4 साल तक आप बड़ी मुस्तैदी से तमाम इंतजाम उनके जो थे उसे ढेर करते रहे, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि चुनाव से एन पहले बार बार ये गलतियां हो रही हैं सरकार से या कांग्रेस पार्टी से कि वो थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं चीजों को? आप बार बार कहते हैं कि मौके का ये फायदा उठा रहे हैं,
धार्मिक उन्माद फैल गया तो उस पर सियासत कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैल गया तो सियासत तो करेंगे ही लोग। तो जो रिएक्शन बीजेपी का आ रहा है वो पॉलिटिकल फायदे के लिए अगर आ रहा है तो वो एक्शन होने क्यों दिया जा रहा है? ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां पर किसी की डेथ ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां पर दंगे ना भड़के, कवर्धा की बात हो, यहाँ की बात हो, कहीं की भी बात हो। आपको लग रहा है कि कुछ जगह चूक हुई है, भले ही इसका पॉलिटिकल फायदा उठाने की बीजेपी कोशिश कर रही, पर सरकार से चूक हुई है, कहीं प्रशासन से हुई है, क्या आप स्वीकार करते हैं? जिम्मेदारी शासन की भी होती है, जिम्मेदारी प्रशासनिक भी होती, प्रशासन की भी होती है, जिम्मेदारी पक्ष की भी होती है, जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है, जिम्मेदारी हर धर्म गुरुओं के, समाज के लोगों की, बुद्धिजीवियों सभी की जिम्मेदारी होती है। हमने हमारी जिम्मेदारी पूरी की, हमने हमारी जिम्मेदारी के अनुसार जो घटना घटी उसको तुरंत नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए वहां पर पूरा शासन प्रशासन का अमला लगाओ। जैसा कि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग वहां पर कर रहे थे। सोशल मीडिया पर इस घटना के बाद आप देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के छोटे और बड़े नेताओं ने भड़काऊ और अशांति फैलाने वाली पोस्ट की, जिसकी भी शिकायत थाने में हुई है और जिसमें एफआईआर भी हुए। तो ये ऐसे मौकों पर आप ये भी कह रहे थे कि ये भुला रहे हैं, तो इनके पास देखिए एजेंडे यही हैं, आप देखेंगे तो टोटली यही एजेंडे। ये घटनाएं उन्हीं राज्यों में क्यों होती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और एन चुनाव के वक्त आपने खुद कहा विलास जी कि 4 सालों तक हमने संभाला, ये जानबूझकर चुनाव के समय इस प्रकार की घटनाएं परिवार घटाएंगे, अमित जी एक नितिन जी से आपका सवाल ले लेता हूँ। नितिन जी आप मुझे बताइए, जो कुछ हुआ ठीक है, लेकिन गृह मंत्री उसी क्षेत्र के हैं, वो नहीं जाते हैं। सीएम साहब 10 लाख का मुआवजे का ऐलान करते हैं, आप कहते हैं जाने की जरूरत क्या थी? मुझे याद है जब सीएम साहब गए थे तो उनको रोका गया था, वो धरने पर थे वहां पर कि हमें क्यों रोका जा रहा है, और रात को पहुंचे थे वो। तो पीड़ित से मिलने का हक तो सबको होता है, भले ही वो किसी भी तरह का पीड़ित हो। और मुआवजे में ये जो आप अंतर लाए हैं, इसका जस्टिफिकेशन कैसे देगी कांग्रेस? अभिलाष जी, हम इस विषय पर राजनीति नहीं चाहते थे और ना ही आज भी राजनीति चाहते हैं। नहीं, राजनीति नहीं, ये तो मिनट कांटेक्ट में थे, गृह मंत्री जी कांटेक्ट में थे, पर ये वहां पर इसलिए नहीं चाहते थे विलास जी, इनको भी हमने रोका। वोट बैंक ये वहां पर लोगों ने हिंदुओं की जिला प्रशासन राजनीति नहीं करना चाहते, इसलिए हस्तक्षेप नहीं करना चाहते कि अपने वोट बैंक को नाखुश नहीं करना चाहते कांग्रेस नाखुश करना नहीं चाहती, इसलिए उस मामले पे हस्तक्षेप नहीं किया। अगर कहीं इस पर विपरीत हुआ रहता तो देखिए कांग्रेसियों का आंसू विधवा विलाप करते कांग्रेसी, नितिन जी ठीक है, अमित जी के पास आने दीजिए। नितिन जी अमित जी के पास आने दीजिए। नितिन जी मुझे अमित जी के पास आने दीजिए। अमित जी मुझे ये बताइए, इतना सा गणित तो कांग्रेस भी समझती है कि 2-4% वोट बैंक को साधने के लिए बाकी इतने बड़े बहुसंख्यक वोट बैंक की नाराजगी तो कोई नहीं लेगा, लेकिन जब सत्ता में कोई होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखे, क्योंकि कानून व्यवस्था पर अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो सीधे सरकार पर उंगली उठती है। तो अगर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश वो कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि बीजेपी को भी थोड़ी संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए? आप लोग गए, आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग आकर नहीं मिले, बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी गया, बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने भी तो उन लोगों से मुलाकात नहीं की जो और 2-3 लोग मारे गए हैं। 1 मिनट नितिन जी, 1 मिनट नितिन जी, 1 मिनट मैं सवाल ले रहा हूं। तो अमित जी, सियासत तो आप भी कर रहे हैं ना, अगर आपको लगता है कि वो तुष्टीकरण कर रहे हैं तो आप भी तो ध्रुवीकरण कर ही रहे हैं। देखिए सवाल यहाँ पर यही है कि ये वर्तमान की जो सरकार, ये तो टोटल फेलियर सरकार है, प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पे टोटल फेल सरकार है। सिर्फ बीरनपुर की बात नहीं, राजधानी रायपुर की बात करो, पूरे छत्तीसगढ़ के एक एक जिले की बात करो, प्रशासनिक क्षमता इनके पास है ही नहीं। रोज हत्या, बलात्कार, लूट, अपराध को चरम पे पहुंच गया है, खत्म कहानी हो गया है, पूरा खत्म कहानी हो गया है। तो कहां से बीरनपुर की घटना को संभालेंगे? सक्षम है ये लोग, ये सिर्फ नोट का बंडल बटोरने के लिए चौरसिया आपके पूरे
ये सब कहाँ है? अरे राम बगल में चुरी तो इनकी है। अरे ये राम है ही नहीं, बोलने वाले लोग आज राम की शरण में है, राम के शरण में है। आज चल रही है ये कांग्रेस के लोग ही चलाएंगे। ये कांग्रेस की आग है जो बीरनपुर में भड़की है। आज कांग्रेसियों ने ही बीरनपुर में वो आपको भड़काया है। आज पीड़ित परिवार अपनी समस्या नहीं पहुंचा पा रहा है लोगों तक। आज भारतीय जनता पार्टी को वहाँ जाना पड़ रहा है। अरे ये जिहादियों के संरक्षक है, ये जिहादियों के पालक है, ये जिहादियों के पालक है, इसलिए वहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित करा जा रहा है। अरे उनको मारा पीटा जा रहा है, मार पीट के जबरदस्ती कबूलनामा करवाया जा रहा है। ये जिहादियों ठीक है सर, जिहादियों के ना ठीक है। एक मिनट अमित जी, नितिन जी उचित जी के पास आने दीजिए प्लीज। मुझे माफी के साथ आपको रोकता हूं। उचित शर्मा जी, क्या मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो ये जो चूक कर रही है छोटी मोटी ही सही, चाहे अब जाहिर सी बात है कि अब यूपी में जाकर के 50 लाख मुआवजा दिया है तो यहां पर तो फिर पूछा जाएगा सवाल, भले ही अब उसको टालने की कोशिश होगी। मंत्री और विधायक अगर सत्ता के नहीं जाकर के मिलेंगे तो क्या ये मैसेज जो कन्वे करने की बीजेपी कोशिश कर रही है कि देखिए आपके साथ न्याय नहीं हो रहा, आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, जो तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पर लगा रही है, क्या उसमें सफल हो पा रही है बीजेपी कुछ हद तक ही सही? क्या आपको लग रहा है कि हाँ उसमें सफल हो रही है क्योंकि ये मैसेज कन्वे हो रहा है? हमने देखा था कि धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस कहती रही कुछ नहीं है, लेकिन हजारों की तादाद में घरों से निकल करके लोग प्रदर्शन कर रहे थे। डीलिस्टिंग को लेकर के हमने देखा बड़ा प्रदर्शन हुआ था। अब हम देख रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। क्या मैसेज कन्वे हुआ है बीजेपी का? अभिलाष, बिल्कुल मैसेज करने हो रहा है और वो वाजिब सवाल है। जो अपने विपक्ष का जो धर्म होता है वो धर्म को निभा रहे हैं कि जहाँ चूक हो रही है उसको वो सामने ला रहे हैं, जनता के सामने ला रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि विधायक आपके नहीं मिल रहे, गृह मंत्री आपके नहीं मिल रहे, आरक्षण पे इनके कारण आरक्षण को तालाबंदी लगी हुई है, इनके कारण धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, कई बातें वो सामने रख रहे हैं। तो वो बात सत्य है कि ये अपने मैसेज कम्युनिकेट करने में और किसी भी हर तरीके से सत्ता को घेरने में बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं। खासकर मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये भाजपा कांग्रेस को अपनी धर्म की वाली पिच पे, अपने धार्मिक वाली पिच पे, अपने जो जहाँ पे उनकी यूएसपी है उस पिच पे ला के खेलने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस को इस पिच पे खेलना और फिर राजनीतिक आंकड़ों के रन बनाने में काफी तकलीफ होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच पे इनको ले आती है तो बहुत तकलीफें होंगी। हालांकि ऐसा पूर्व में कभी हुआ नहीं है छत्तीसगढ़ में, फिर भी संभावना जो आप जाहिर कर रहे थे बहुत छोटा सा सवाल, बहुत छोटे से जवाब की अपेक्षा के साथ। देखिए, एक तरफ सीएम भूपेश बघेल राम वन पथ गमन बना रहे हैं, कौशल्या माता मंदिर का निर्माण कर दिया, 25-25 फीट की 9 प्रतिमाएं लगाने की बात हो रही है, तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन वहां जमीन पर एक दूसरी दिशा में यह मैसेज भी कन्वे हो रहा है। तो पलड़ा किसका भारी लग रहा है? क्या वो एक हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व का जो छवि है कांग्रेस की उसे स्थापित कर पाएंगे, या जो टैगिंग बीजेपी ने कर रखी है एंटी हिंदू की कांग्रेस की, वही लोगों की नजर में ज्यादा बड़ी रहेगी? नहीं, देखिए, इसमें सॉफ्ट सफरान वाली बात है तो भूपेश बघेल के अपर हैंड साइड है, अपर हैंड पे है वो हर वो कार्य जो की भारतीय जनता पार्टी की जिसपे यूएसपी थी, जिसपे उनकी मास्टरी थी, जो उनकी फ्रेंचाइजी जिसमें उनके पास जो थी, वो पूरी की पूरी, चाहे गाय हो, गोबर हो, कौशल्या माता का मंदिर हो, राम गमन पथ हो, चाहे वो कृष्ण कुंज हो, तमाम वो चीजें ऐसी वो कर चुके हैं जो कि पूरी की पूरी इनकी यूएसपी जिसमें थी भारतीय जनता पार्टी के, विपक्ष की यूएसपी या उनके पास उसकी फ्रेंचाइजी। तो अभी कम से कम वो इस सॉफ्ट सफरान के, सॉफ्ट हिंदुत्व के वो पहले भी पक्ष कर रहे हैं। अपनी राष्ट्रीय पार्टी में भी उन्होंने इस बात को उन्होंने अपने बड़े अधिवेशन में, उदयपुर अधिवेशन में उन्होंने देखा है और बोला भी है कि हमको सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना भी चाहिए और वो उसके पक्षधर है। अब राष्ट्र में उनकी बात भले न माने हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो इसको करने में सफल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से कम इस मुद्दे को छीनने में वो कामयाब हुए और निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में इसका लाभ उनको मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखना है कि बीजेपी के प्रखर हिंदुत्व के साथ छत्तीसगढ़ की जनता खड़ी होगी या फिर सॉफ्ट हिंदुत्व भूपेश बघेल का उसे पसंद किया जाएगा। लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर बीजेपी जिस तरह से कटघरे में सरकार को खड़ा कर रही है, सरकार सिर्फ ये कह करके नहीं बच सकती कि ये सियासत कर रहे हैं। मौके कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार भी दे रही है, जिसका फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। वो करेगी भी, क्योंकि चुनाव आ रहा है। सियासी पार्टियां सियासत नहीं करेंगी तो करेंगी क्या? बहुत बहुत शुक्रिया अमित साहू जी, नितिन भंसाली जी, उचित शर्मा जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। दर्शकों को नमस्कार।